को नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा आभार। और ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार कीजिए अपने माता पिता को और अपने छोटों को। साथ में उत्साहवर्धन कीजिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को प्रेरित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको कुछ बनना है, इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको कुछ बदलना है। बहुत बहुत ऋणी हूँ मैं आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे चंद दिनों में इतना प्यार दिया। मैंने एक पेज बनाया है फेसबुक पर, आपको मालूम है कि वो लाइफ इज सोशल साइंस जो पेज है उसको बहुत सारा प्यार मिला है। करीब 2000 लोगों ने उसको देखा है और सराहा है, और बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस और कमेंट्स भी मुझको मिले हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का मेरे उत्साहवर्धन के लिए। अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे तो बहुत जल्द ही मैं और भी नई चीज़ों को लेकर आऊँगा। और ये चैनल एक परिवर्तन के लिए है, और लाइफ इन सोशल साइंस एक पेज है जहां से मैं तमाम चीज़ों को समय समय पर एड्रेस करता रहूँगा। और जितने यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत आसान शब्दों में पढ़ाऊँ, ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और वो बहुत आगे जाएं। लेकिन अपने देश को ना भूलें, अपने देश के लिए सर्वस्व लगा दें, अपने परिवार के लिए सर्वस्व लगा दें, क्योंकि जब परिवार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और जब देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आपको मालूम है कि अभी 3 अक्टूबर को यानी कि कल भी मैं शाम को 8 बजे अपने फेसबुक लाइव पर एनर्जी क्राइसिस इन चाइना को डिस्कस करने आऊँगा। लेकिन यहाँ पर आइए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं एनर्जी क्राइसिस इन चाइना। थैंक यू। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एनर्जी क्राइसिस इन चाइना। ऊर्जा एक सबसे बड़ी ज़रूरत किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, और ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज है जो आज चाइना फेस कर रहा है। और चाइना ही नहीं, यूरोप भी एक एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है। लेकिन चाइना का जो मामला है उसको आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चाइना की निर्भरता कोयले पर जो इतने सालों से रही है, उसने किस तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पैंडेमिक की सिचुएशन ने, ऑस्ट्रेलिया से कोल की जो सप्लाई थी उसके ना होने की वजह से बाहरी मार्केट में, बाहरी दुनिया में जो कोल के प्राइसेस हैं, जो कोयले के दाम है उसके आसमान छूने से, और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई कर्टेल होने से, और तमाम अंदरूनी मामलों की वजह से और ग्लोबल फैक्टर की वजह से चाइना एनर्जी क्राइसिस झेल रहा है। चाइना में लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, और एलिवेटर्स बंद हो चुके हैं, शॉप्स पर कैंडल्स जलाने के लिए लोग मजबूर हैं, और रैशनिंग ऑफ लाइट हो गई है। कई इलाकों में बिजली गुल है, और कहीं ना कहीं चाइना एक ऐसा डेवलपिंग नेशन है, प्रगतिशील राष्ट्र है, जिसको हम एक बढ़ती हुई व्यवस्था और एक ताकतवर राष्ट्र के तौर पर देखते हैं। लेकिन ऊर्जा ने उसका हाल बेहाल कर रखा है, और चाइना हिल गया है, क्योंकि चाइना में इस समय एक गहन ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस बात को समझते हैं कि चाइना में ये ऊर्जा संकट क्यों उत्पन्न हुआ, और इसको दुनिया को किस नज़र से देखना चाहिए, और इस पे आने वाले दिनों पर भारत और पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम देखते हैं अपने इस लेक्चर में जो है एनर्जी क्राइसिस इन चाइना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी कि मानव सभ्यता के विकास के मार्ग में हम लोगों ने अंधाधुंध जंगलों को काटा है, अंधाधुंध अपने जलवायु को नुकसान पहुँचाया है, और हमने यानी कि हम मानव सभ्यता के हम लोगों ने जो ऊर्जा संसाधन है उसका इतना व्यापक दोहन किया है, और ख़ास तौर से ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो फॉसिल से मिलते हैं, जो करोड़ों वर्षों में बनते हैं, और आने वाले दिनों में वो भी अब नहीं बचेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया है। और उसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से जो एक प्रेशर है, जो दबाव है कोयले और तमाम चीज़ों पर पड़ा है। आपको मालूम है कि कोयला एक कार्बन उत्सर्जित करने वाला ऊर्जा का संसाधन है, एक ऐसा खनिज संसाधन है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये वो गैस है जिनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसके उत्सर्जन अधिक होने से तापमान पृथ्वी का बढ़ता है। और आपको मालूम है, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उससे तमाम ऐसे
कारक हैं जो पैदा होंगे, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं भूखमरी, लाचारी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, पलायन और ना जाने ऐसी कितनी समस्याएं हैं जो पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है और विश्व को झेलना पड़ेगा अगर हम आज भी सचेत नहीं हुए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ प्रकृति के प्रति। तो हम ना प्रकृति को बचा पाएंगे और उस प्रकृति के एक सूक्ष्म हिस्से के तौर पर हम जो मानव सभ्यता है, हमारी जो मानव सभ्यता है, हम उसको भी शायद ना बचा पाएं। इसलिए ये हम सभी के लिए एक सबक है जो चाइना में हो रहा है। और आइए देखते हैं कि चाइना में जो एनर्जी क्राइसिस है वो क्यों पैदा हुई और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी और महत्वपूर्ण है इस विषय पर चर्चा करने से पहले कि चाइना में इतना गहन जो ऊर्जा का संकट है वो क्यों हुआ। तो चाइना के बारे में आपको मालूम होगा कि चाइना एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और दुनिया की एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन चाइना कार्बन उत्सर्जन में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में सबसे आगे है, पहले स्थान पर है। यानी कि कार्बन के एमिशन में ये फर्स्ट रैंक है चाइना की। और कार्बन के एमिशन की वजह से, क्योंकि जो चाइना है वो उसकी जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो करीब अभी भी 57% जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो 57% जो है, 57% वो कोयले से आता है। और कोयला जनित जो सेक्टर है, जो कोयला जनित उद्योग है और जो कोयला जनित ऊर्जा है उससे आता है। तो 57% आज भी चाइना की निर्भरता कोयले पर है। और हाल के कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में हमने ये भी देखा कि जो चाइना है, चाइना की निर्भरता 70% से ऊपर थी कोयले के ऊपर। लेकिन हाल के दिनों में आपको मालूम है कि जो ग्लोबल ट्रीटीज़ हुई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय करार हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं दबाव है चाइना का और उन तमाम प्रगतिशील देशों पर कि उन्हें अपने उत्सर्जन को कम करना है। इसी कड़ी में अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1992 में, 1992 में सबसे पहले एक समिट हुआ था जिसका नाम था रायो डी जनेरियो अर्थ समिट। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में। ये एक व्यापक पहली पहल थी जहां पर दुनिया के सभी राष्ट्र एक छत के नीचे इकट्ठा हुए थे इस बात का प्रण करने के लिए कि हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करना है और अपने तमाम सामाजिक आर्थिक जो हमारा जो आयाम है जीवन का, जो सामाजिक आर्थिक जो क्षेत्र है हमारे जीवन का, उसको हमें बचाना है। और कहीं ना कहीं जलवायु को लेकर एक संवेदनशीलता पैदा करनी है मानव सभ्यता के अंदर, क्योंकि हमने बहुत अधिक दोहन किया है जलवायु का। और आप जानते हैं कि 1992 में रायो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था वो ब्राजील में हुआ था और ये इसकी अध्यक्षता कहीं ना कहीं की थी यूएनसीईडी ने। यूएनसीईडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। तो यहां पर इस बात की तस्दीक की गई थी और इस बात को गंभीरता से लिया गया था कि आने वाले वर्षों में, यानी कि 21वीं शताब्दी के जो राष्ट्र हैं वो अपने उत्सर्जन को कम करेंगे। तो चाइना क्योंकि सबसे ज़्यादा एमिट करता है, सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो इसका मतलब एक ग्लोबल प्रेशर भी चाइना के ऊपर है कि उसको अपने कार्बन के एमिशन को कम करना है। इतना ही नहीं, कार्बन एमिशन की समस्या को अगर आप देखें तो अभी हाल में ही कोपेनहेगन, आप जानते हैं कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है और यहाँ पर भी एक जलवायु को लेकर 2009 में जो है वो करार साइन हुआ था। और कोपेनहेगन के बाद एक दूसरी जगह जो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी, वहाँ पर भी 2015-16 में एक करार साइन हुआ है जहाँ पर इस बात की तस्दीक की गई है कि 2030 तक अपने कार्बन एमिशन को कट करना स्टार्ट कर देगा 2030 तक। और अभी हाल में ही जो पेरिस ट्रीटी है उसके हिसाब से कहा गया है कि अगर चाइना अपने गोल को अचीव करना चाहता है, क्योंकि चाइना ने एक बात और कही है
कि चाइना ने ये कहा है कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेगा। अभी पिछले साल सितंबर में यूनाइटेड नेशन के अंदर शी जिनपिंग ने, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, और बीजिंग सरकार ने ये कहा था पूरे दुनिया के सामने कि 2060 तक चाइना अपने उत्सर्जन को न्यूट्रलाइज कर लेगा, उत्सर्जन को बिल्कुल कम कर देगा, शून्य पर ले आएगा, और उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, जो चाइना ने वादा किया है पूरे दुनिया से कि 2060 तक करेगा। इतना ही नहीं, 2030 तक वो अपने कार्बन एमिशंस के पीक पर होगा और उसको भी वो वहां से कर्टेल करना आरंभ कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो रायो डी जेनेरियो में एक व्यापक विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया के तमाम देशों ने यह वायदा किया पूरी दुनिया से, पूरी मानव सभ्यता से, कि हमको अपने उत्सर्जन को कम करना है। दूसरा, कोपेनहेगन और पेरिस में हुए समझौतों में भी यही बात हुई कि हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। अर्थ का जो तापमान है, जो पृथ्वी का तापमान है, वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर कंपेयर किया जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तमाम फैक्टर्स हैं। आपको ये समझना होगा कि चाइना के ऊपर क्यों दबाव है, क्योंकि चाइना की 43% जो जनसंख्या है, 43 मिलियन पॉपुलेशन जो है, 43 मिलियन पॉपुलेशन, ये कोस्टल एरियाज में रहती है, 43 मिलियन जो जनसंख्या है, 1 मिलियन स्टैंड्स फॉर 10 लाख। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या चाइना की वो तटवर्ती इलाकों में रहती है, और अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और इतना ही नहीं, सांघाई जैसे शहर वो समुद्र की पानी के स्तर के बढ़ने की वजह से वो उसमें चले जाएंगे। तो अपने मानव सभ्यता को बचाने के लिए, अपने 43 मिलियन जनसंख्या की सुरक्षा के लिए और उन तमाम तटवर्ती इलाकों के लिए जो समुद्र की सीमा तय करते हैं, वो सब पानी में चले जाएंगे अगर ग्लेशियर्स पिघले और पृथ्वी का तापमान बढ़ा। और ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर गंदगी कोई मचा रहा है तो वो चाइना है, क्योंकि पिछले कई सालों से चाइना ने कोयले की वजह से जो कार्बन का उत्सर्जन किया है, उसने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ही खतरे में नहीं डाला है, बिल्कुल चाइना को भी डाला है। तो चाइना को यह सोचना होगा कि अगर आज उसने अपनी रणनीति को सकारात्मकता के साथ ग्रीन एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ नहीं मोड़ा, तो आने वाले दिनों में चाइना को इसका क्राइसिस झेलना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका ने अपने कोल के ऊपर निर्भरता को काफ़ी हद तक कम कर लिया है। भारत में भी ये ध्यान रखना होगा कि भारत की भी ज़रूरतें 60% कोल से पूरी होती हैं, इसलिए भारत को भी अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है ऐसी टेक्नोलॉजी में लगाना होगा जो कार्बन के एमिशन को कम करे, और भविष्य की रणनीति को भी तय करना होगा, क्योंकि अगर भविष्य की रणनीति को भारत सरकार नहीं तय करेगी तो आने वाले दिनों में हम भी एक बड़ी जनसंख्या है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और हमको भी कहीं ना कहीं ऐसी समस्या से जूझना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए भी एक सबक है और चाइना के लिए तो बिल्कुल सबक है, क्योंकि चाइना कार्बन उत्सर्जन में प्रथम स्थान पर है। तो चाइना की आबादी खतरे में है, चाइना की अर्थव्यवस्था खतरे में है, तो चाइना के ऊपर एक ग्लोबल प्रेशर है। इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय करारों की वजह से, इंटरनेशनल ट्रीटीज की वजह से, उसकी अपनी आबादी की जान के खतरे की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से। तो आपने ये देखा कि चाइना कार्बन का सबसे बड़ा एमिटर है, चाइना की जनसंख्या खतरे में है, और ग्लोबल प्रेशर है चाइना के ऊपर कि उसको अपने कोल का एमिशन, अपने कोयले से उत्सर्जित होने वाले कार्बन के एमिशन को क्या करना है, कम करना है। अगर हम कुछ और चीज़ों पर ध्यान दें तो आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ कोपेनहेगन का समझौता नहीं, सिर्फ पेरिस ट्रीट जो एग्रीमेंट है वो नहीं, सिर्फ रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होने वाला एग्रीमेंट नहीं, और भी फैक्टर्स हैं जो चाइना को देखना होगा, और वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो क्राइसिस जनरेट हुई। अभी अगर हम बात करें चाइना के क्राइसिस के बारे में तो थोड़ी और पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जब चाइना में 2008 में ओलंपिक्स हो रहे थे तो चाइना में जब ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा था तो चाइना को ये मालूम था कि बड़ी संख्या में जब लोग चाइना की तरफ रुख करेंगे उनके ओलंपिक्स आयोजनों का आनंद उठाने के लिए, तो चाइना की जो पॉल्यूशन है, जो चाइना का प्रदूषण है, वो उसको भी विटनेस करेंगे, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं होगा पूरी दुनिया भर के लिए, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी का प्रेशर ऑलरेडी है, और लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के बीजिंग ओलंपिक्स के साथ
खेल के आनंद के साथ अगर प्रदूषण की भी समस्या को विटनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो समस्या और बढ़ेगी। तो चाइना ने उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने सबसे बड़े स्टील प्लांट जो कि बीजिंग से कुछ ही टांगसियांग जो बीजिंग से कुछ ही दूरी पर है उसको बंद कर दिया था। और कहीं ना कहीं जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए तो ये जो आसमान है उसको साफ रखने के लिए कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ओलंपिक ब्लू। और इस ओलंपिक ब्लू का टारगेट था कि जो स्काई है बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान जो आसमान है वो क्लियर हो, प्रदूषण कम से कम हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो। और इसके लिए चाइना ने पहल शुरू कर दी थी 2007 में जब चाइना ने NDRC नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन की घोषणा की थी। और नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन ने कहीं ना कहीं नेशनल क्लाइमेटिक मिशन लॉन्च किया था। तो नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन ने नेशनल क्लाइमेटिक मिशन लॉन्च किया था जिसके तहत ओलंपिक ब्लू की शुरुआत हुई थी। और अपने एमिशन को रोकने के लिए चाइना ने बहुत प्रयास किया था और जिसकी वजह से दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना इन स्टील के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, आयरन और स्टील प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है। और इस वजह से चाइना ने उस यूनिट को बंद किया क्योंकि वो यूनिट भी कोयले को जलाकर जो ऊर्जा उत्पादित होती है उससे चलता था और उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता था और उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता था कार्बन में। और उस स्टील प्लांट को बंद करने की वजह से और तमाम ऐसे मेजर्स को लेने की वजह से 2008 में जो उस समय कार्बन का उत्सर्जन था वो 36% तक कम हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के एक निर्णय की वजह से जो कार्बन का एमिशन था, जो कार्बन का उत्सर्जन था वो कम होने लगा। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो ये बताता है कि ग्लोबल कम्युनिटी के प्रेशर की वजह से, आने वाले चुनौतियों की वजह से, एग्जिस्टिंग आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए और तमाम अन्य पृष्ठभूमियों की वजह से और इतिहास की वजह से भी चाइना को कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों को संभाल के रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन ऊर्जा की तरफ ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर्स ऐसे थे जो आज के दौर में पैंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस से उत्सर्जित होने वाले संकट के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उन्होंने नई चुनौतियों को जन्म दिया है। और वो चुनौतियां चाइना में क्यों पैदा हुई आइए हम देखते हैं और शायद आपको अब समझने में ये मदद मिलेगा कि चाइना में वो क्राइसिस कैसे जनरेट हुआ। तो अगर हम बात करें कि चाइना में क्राइसिस क्यों जनरेट हुआ और क्यों वहाँ के इस समय जो लाइट्स हैं वो बहुत कट रही हैं, एलिवेटर्स और लिफ्ट्स काम नहीं कर रहे, लोग कैंडल्स जलाकर दुकानों पर काम कर रहे हैं, घरों में रोशनी नहीं है, सड़क पर चलने के लिए उजाला नहीं है, लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इसको देख रही है और सबक भी ले रही होगी कि हमको किस तरीके से अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ देखना होगा, अन्यथा हमें बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अगर हम नहीं संभले तो आने वाले दिनों में हमको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से चाइना में एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत हुई। तो पहले हम देखेंगे ग्लोबल फैक्टर्स। तो पहले हम ग्लोबल फैक्टर देखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं चाइना के एनर्जी क्राइसिस की। चाइना के एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है और हम लोग देख रहे हैं कि उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो पहला है ग्लोबल फैक्टर। अब आपको समझना होगा कि ग्लोबल फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर तो है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा फैक्टर है यूरोप एनर्जी क्राइसिस। यूरोप में भी एनर्जी क्राइसिस है। यहां से आपको यह भी बात समझने को मिलेगा कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस कैसे है। तो अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया चाइना को करीब 93% कोल एक्सपोर्ट करता है। यानी कि चाइना में ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़े मात्रा में जो कोल है वो इंपोर्ट किया जाता है।
और चाइना की ऊर्जा की लगभग ज़रूरतें वो ऑस्ट्रेलिया पूरा करता रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि अभी जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश था जिसने ये कहा था कि वुहान से निकलने वाला वायरस, जो वुहान के लैब से निकला है, वो चाइनीज़ वायरस है, वो चाइना से ही निकला है और चाइना से ही फैला है। और उसके बाद से जो राजनीतिक संबंध थे चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के, वो ख़राब हो गए और चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से होने वाले कोयले के आयात पर रोक लगा दी है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जिस आयात पर चाइना ने रोक लगाई है उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा अपने अर्थव्यवस्था के हाथ से उसको देखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो चाइना इंपोर्ट करता था ऑस्ट्रेलिया से कोयले को, उसने उसको खुद प्रतिबंधित कर दिया है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वहाँ पर इस समय एनर्जी की क्राइसिस है कि कोयला वहाँ पर नहीं मिल रहा। दूसरा, यूरोप का जो एनर्जी क्राइसिस है, आपको मालूम है कि यूरोप में इस समय नेचुरल गैस, यूरोप में नेचुरल गैस, साथ में सोलर एनर्जी और दूसरा विंड एनर्जी, क्योंकि जो यूरोपियन नेशंस हैं, ख़ास तौर से जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, उन्होंने भी ये वायदा किया है पूरे दुनिया से कि 2050 तक वो भी कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे। और यूरोप ने बहुत तेज़ी से अपनी निर्भरता को कोयले पर कम किया है और इसके वजह से वहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है और उसके साथ जो सौर से संचालित होने वाली ऊर्जा है, जनित होने वाली ऊर्जा है, और साथ में जो विंड एनर्जी है, यानी कि वायु के वेग से जो हवा की वजह से जो टरबाइन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम सौर जो हवा जनित ऊर्जा है, उसके ऊपर निर्भरता यूरोपियन यूनियन के देशों की बढ़ी है। तो अब आपको ये समझना होगा कि नेचुरल गैस जो है वो यूरोप में कहाँ से आता है। यूरोप में नेचुरल गैस आता है रशिया से। यूरोप में नेचुरल गैस कहां से आता है? रशिया से आता है। यानी कि 43% जो नेचुरल गैस है वो कौन सप्लाई करता है यूरोप को? वो रशिया करता है। और आपको मालूम है कि इस समय पूरे दुनिया में जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, क्योंकि जहां पर पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है उसके ऊपर ही प्राकृतिक गैस मिलता है, तो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग रुक गई, नेचुरल गैस की ड्रिलिंग रुक गई। और आपको यह भी मालूम है कि कोल का उत्पादन भी रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि 2 साल तक लॉकडाउन था, दुनिया कोरोना वायरस का मार झेल रही थी, और ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जो उत्पादन था कोयले का या पेट्रोलियम का या प्राकृतिक गैस का, वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है मानव संसाधन चाहिए, और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों को पलायन कर गए थे या उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब पूरे विश्व में जब प्रोडक्शन, काम और धंधा बंद था, तो कोयला किसके लिए उत्पादित होता, पेट्रोलियम किसके लिए उत्पादित होता, नेचुरल गैस किसके लिए उत्पादित होता? क्योंकि फैक्ट्रियां अगर बनाएंगी ही नहीं, कुछ पैदावार ही नहीं करेंगी, कुछ प्रोडक्शन करेंगी ही नहीं, तो उनको ऊर्जा की जरूरत भी नहीं होगी। और जब उनको ऊर्जा की जरूरत ही नहीं होगी तो फिर किसके लिए कोल का प्रोडक्शन होगा? तो कोल का प्रोडक्शन रुका हुआ था, लेकिन पैंडेमिक के सिचुएशन के बाद अचानक से जो प्रोडक्शन था वो राइज होने लगा। विश्व की मांग को पूरा करने के लिए जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो चाइना हो चाहे यूरोप है, रात दिन काम करने लगी। और ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक गैस थी जिसकी सप्लाई रशिया से होती है, रशिया ने उसको होल्ड कर लिया और उसकी सप्लाई को कटिल कर दिया, क्योंकि ये अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर के साथ ही जो उत्तरी हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो इक्वेटर के ऊपर के इलाके हैं, आपको मालूम है कि वहां पर सर्दियां आने वाली हैं। और सर्दियों में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किस लिए होता है? इसलिए होता है क्योंकि हीटर जलाए जा सकें, इसलिए होता है कि बिजली उत्पादित की जा सके, इसलिए होता है क्योंकि जाड़ों में, सर्दियों में हीटर की व्यापक पैमाने पर आवश्यकता होती है घरों को गर्म करने के लिए। और रशिया ने बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक गैस है वो अपने पास स्टॉक पाइल करके रखा है अपनी ज़रूरतों के लिए। तो रशिया ने जो सप्लाई है उसको कटेल कर दिया। और सोलर एनर्जी जो थी, क्योंकि इस बार जो मौसम रहा, आपको मालूम है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, और ये तमाम कंट्रीज़ हैं, इनकी ज़्यादातर तक ऊर्जा जो है वो ग्रीन एनर्जी है।
ग्रीन एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं और विंड एनर्जी से बहुत व्यापक पैमाने पर यहां पर बिजली उत्पादित होती है, इसलिए इनको विंड नेशंस भी कहते हैं। तो समझ में क्या आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से रास्ता बंद है चाइना का, यूरोप में भी खुद एनर्जी क्राइसिस है, बाहर के मार्केट में कोल के दाम बहुत महंगे हैं, नेचुरल गैस की सप्लाई अवरुद्ध कर दिया है रशिया ने, और इन सारी सिनेरियो को अगर देखा जाए तो विंड एनर्जी का प्रोडक्शन भी जो है इस बार मौसम खराब होने की वजह से, उतना उम्दा नहीं होने की वजह से जो विंड संचालित ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं कम हुई है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम हुआ है, जिसकी मार जो है वो यूरोप झेल रहा है। और आपको एक बार और बता दूं कि इस समय यूरोप में जो फूड है वो भी काफ़ी महंगा बिक रहा है। क्यों ऐसा है कि जो खाद्यान्न के दाम है वो भी बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि नेचुरल गैस एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। तो अगर प्राकृतिक गैस महंगा होगा तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती है, तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, उनका मुनाफा कम हो जाएगा, और उस मुनाफे को पूरा करने के लिए वो फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ाएंगे, और वो फर्टिलाइज़र है जिनका खेती में इस्तेमाल होता है, इसलिए जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसके भी दाम बढ़ेंगे। तो विश्व मार्केट में जो फसलों के दाम हैं वो भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो इंपोर्ट कट किया चाइना ने वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना में कोल की सप्लाई कम हो गई। दूसरा, यूरोप की तरफ अगर चाइना देखता है तो वहाँ पर खुद भी एनर्जी क्राइसिस है और वहाँ से भी उसको समस्या झेलनी पड़ रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो जो चाइना के इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोल ना मिल पाने की वजह से शट डाउन हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनको ऊर्जा संकट झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया का जो सप्लाई चेन है वो टूटने के कगार पर है। क्योंकि आपको मालूम है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो आयरन स्टील हो, चाहे वो एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों के यूनिट्स हो जो चाइना में काम कर रहे हैं, और चाहे वो पूरे दुनिया के लिए चिप बनाना हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स और गैजेट्स बनाने हो, चाइना व्यापक पैमाने पर सप्लाई करता है। और अगर उसको ऊर्जा मिलेगी ही नहीं तो उद्योग चलेंगे नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं तो पैदा करेंगे नहीं, अगर पैदा करेंगे नहीं तो सप्लाई चेन टूटेगा। अगर दुनिया का सप्लाई चेन टूट गया तो चीज़ों की किल्लत हो जाएगी और पूरे दुनिया भर में विश्व मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनका दाम बढ़ जाएगा। भारत में तो इसका असर इस पैमाने पर पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ दशहरा है, हमारे यहाँ दिवाली है और हमारे यहाँ तमाम चीज़ें हैं, और आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं हम भी अपनी वस्तुओं के लिए चाइना पे निर्भर हैं, और इस वजह से अगर चाइना में प्रोडक्शन कर्टेल होता है तो चीज़ें महंगी होंगी, जिसका मार भारत के आम जनता को भी झेलना पड़ेगा, और सिर्फ भारत के आम जनता को नहीं, पूरे विश्व की जनता को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चलती है, जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर इकोनॉमियां एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि इंटरलिंक्ड है इकोनॉमी, इसलिए अगर किसी एक देश में समस्या उत्पन्न होती है तो अन्य इकोनॉमी जो उससे जुड़ी हुई है वहां पर भी समस्या उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल फैक्टर्स को समझने में आपको मदद मिली होगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको मैंने कहा कि वो फैक्टर है पैंडेमिक का। पैंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस की वजह से भी जो मार है वो चाइना झेल रहा है। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक क्या हुआ, चाइना में पैंडेमिक के दौरान कोल की सप्लाई बंद थी। चाइना ऑलरेडी 2030 तक अपने पेरिस एग्रीमेंट में किए गए समझौते को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी इस बात का डिक्लेरेशन हो गया है कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं चाइना को भी अपनी निर्भरता कोल पर से कम करनी होगी, और चाइना ने ये किया भी है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि 2011 से लेकर 2019 तक चाइना ने जितना कोल यूज किया वो पूरे दुनिया को आप एक तरफ रख दीजिए और चाइना को एक तरफ रख दीजिए, चाइना ने पूरे दुनिया के भी जरूरत से ज्यादा अकेले कोल का इस्तेमाल किया 2011 से 19 तक। लेकिन चाइना को यह मालूम है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में समस्या फेस कर सकता है और फेस कर भी रहा है, इसलिए चाइना ने कहीं ना कहीं अपने नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन और अपने जो बीजिंग की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके वजह से भी कहीं ना कहीं चाइना ग्रीन हाउस की तरफ और ग्रीन जो एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ा है, और इसका प्रयास भी उसने बखूबी किया है। और ये भी एक कारण है कि चाइना में कोल की समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि चाइना में जो कोल प्रोडक्शन यूनिट्स थे वो भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान बंद थे, और जिसके वजह से जो इंटरनल मार्केट में कोल की अवेलेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। बाहर के मार्केट से कोल अवेलेबल है नहीं, यूरोप में कोल का दाम बहुत महंगा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चाइना को झेलनी पड़ रही है।
तो आपने ये देखा है कि ग्लोबल फैक्टर्स का इंपैक्ट क्या है, पैंडेमिक का इंपैक्ट क्या है, और चाइना के इंटरनल फैक्टर्स का भी इंपैक्ट है। क्योंकि मैंने कहा कि ग्रीन एनर्जी रिसोर्स की तरफ चाइना बढ़ रहा है। इस समय चाइना सबसे बड़ा सोलर पैनल डिलीवर करने वाला दुनिया का देश बन चुका है। चाइना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो व्हीकल्स को लॉन्च कर रहा है। चाइना जो है अपने टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ आर्ट मेथोडोलॉजी से बेहतर कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। लेकिन दूसरी तरफ उसने बहुत सारे उद्योगों पर कैपिंग भी की है, बहुत सारे उद्योगों को रोका भी है जो कोल का इस्तेमाल करते थे, और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं चाइना में कोल का संकट पैदा हुआ है, ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है। क्योंकि अभी भी चाइना ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक 25% अपने तमाम ऊर्जा का 25% वो ऐसे एनर्जी फ्यूल से संचालित करेगा या उसको अचीव करेगा जो ग्रीन हाउस नहीं, ग्रीन एनर्जी रिसोर्स हैं। तो आपने इन चीज़ों को देखा। अब आइए देखते हैं चाइना के कुछ और भी इंटरनल फैक्टर्स जिसकी वजह से चाइना को ये एनर्जी क्राइसिस झेलनी पड़ी है। बत्ती गुल है और चाइना की हवा भी गुल है। यहां पर देखिए जो इंटरनल फैक्टर्स हैं चाइना के, इंटरनल फैक्टर्स। और एक चीज़ और बता दूं कि चाइना एक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक बड़ा देश है, और चाइना में खास तौर से ये जो ब्लैकआउट हो रहा है ये चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में, ओके, जिसमें है सिनयांग, लायोनिंग, जिलिन, ये सिनयांग, लायोनिंग, जिलिन जैसे प्रोविंसेस हैं जो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं इस ब्लैकआउट से, और जहां पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संकट गहरा गया है। इस बात को अभी और आपको समझना होगा कि जब आप इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि चाइना में एक है तो नॉर्थ चाइना और दूसरा है साउथ चाइना। अगर आप नॉर्थ चाइना को देखिए तो नॉर्थ चाइना में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो किससे पूरी होती है? कोल से। और साउथ चाइना में जो सबसे बड़ी जरूरत पूरी होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली योजनाएं। करीब 30% ऊर्जा की जो जरूरत है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो है दक्षिणी चीन में वो पैदा होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इस बार चाइना ने मार झेला है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से और काफ़ी भीषण गर्मी पड़ने की वजह से चाइना में जो रिजर्वायर्स है वो सूख गए, जो नदियों का पानी था वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कम हुआ, और इस बार लोएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटेड बिजली कम हो गई, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मिला नहीं, यूरोप से कोयला मिल नहीं पा रहा है, बाहर के मार्केट में कोयला बहुत महंगा है, और चाइना ने खुद भी ग्लोबल कम्युनिटी के प्रेशर की वजह से और कहीं ना कहीं पेरिस और कोपेनहेगन और तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से अपने कार्बन को उत्सर्जन कम करने के लिए अपने आप को धीरे धीरे कार्बन यूनिट्स को कम करना स्टार्ट किया है और स्विच करना स्टार्ट किया है किसकी तरफ? जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ। और इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो चाइना को झेलनी पड़ी है। तो आप समझ रहे होंगे कि चाइना में जो एनर्जी क्राइसिस है उसके पीछे पैंडेमिक का फैक्टर है, उसके पीछे यूरोप का एनर्जी क्राइसिस भी है, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया से उसके राजनीतिक संबंध और कूटनीतिक रिश्ते भी हैं, और साथ में उसके अपने अंदरूनी मामले भी हैं। चाइना सरकार बहुत एग्रेसिवली चाहती है कि वो कोल के एमिशन को रोके, और ये भी एक कारण है कि उसने खुद भी कोल से संचालित होने वाले तमाम उद्योगों पर बैन लगा दिया है। तो अब चाइना सरकार कर क्या रही है? चाइना सरकार राशनिंग कर रही है किसकी? ऊर्जा की। उसने अपने उद्योगों को कहा है कि आप 6 घंटे काम करिए, किसी उद्योगों को कहा है कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यूनिट्स चलाइए, और जो बिजली हम आपसे बचाएंगे वो हम दूसरे प्रांतों में देंगे, ताकि जो सप्लाई है किसकी? बिजली की, जो ऊर्जा संकट है उसको हम पूरा कर पाएं। ये सबक है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन अगर हमने किया तो मानव सभ्यता खतरे में होगी, प्राकृतिक संसाधन खतरे में होंगे। और एक बात और बता दूं आपको जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि चाइना में सिर्फ 35 साल का कोयला बचा है। 35 साल का। अगर चाइना ने आने वाले दिनों में अपनी निर्भरता कोल से नहीं हटाई, और दुनिया ने भी अगर आने वाले दिनों में अपनी निर्भरता कोयले से नहीं हटाई,
तो एक फॉसिल फ्यूल है, एक बार एग्जॉस्ट हो गया, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार अगर ख़त्म हो गया तो इसको करोड़ों साल लगेंगे बनने में, और करोड़ों साल के लिए मानव सभ्यता नहीं रुक सकती। हम आने वाली नस्लों को तबाह नहीं कर सकते। हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी लालच के लिए आने वाली नस्लों को तबाह नहीं कर सकते। और इस बात को और समझिएगा कि ये सिर्फ मामला चाइना का नहीं है। जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जलवायु परिवर्तन हैं, वो किसी एक देश को प्रभावित नहीं करते, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। आपको मालूम है, आपके अपने भारत में बरौनी के ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो आगरा में एसिड ड्रेन कराता है। एसिड ड्रेन कराता है क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलता है, वाटर से मिलता है, तो H2O प्लस SO2 जो H2SO4 बनाता है, और वही जब एसिड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के साथ जो है वो नीचे आता है, तो वो झील को, तालाबों को और जो मॉन्यूमेंट्स है उसको भी ख़राब करता है। और हाल में ताजमहल पर होने वाली एसिड वर्षा ने हम सबको चौंका कर रख दिया था, शायद आपको ये मालूम होगा। तो यही नहीं, तो चाइना को ये समझना होगा, पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि हम इस चीज़ को नहीं देख सकते। और क्या जलवायु का मुद्दा सिर्फ जलवायु का मुद्दा है? नहीं, वो हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा और तटवर्ती इलाके पानी में चले जाएंगे। इतना ही नहीं, जब तापमान बढ़ेगा तो उससे जो बारिश है वो बिगड़ेगी, जो भीषण गर्मी है वो पड़ेगा, तो जिसकी वजह से कभी बहुत बाढ़ और कभी बहुत सूखा आएगा। और इसके वजह से जो कृषि है, जो मानव सभ्यता की रीढ़ है, जो सारी सभ्यताओं से सबसे ऊपर है, वो कृषि तहस नहस होगी। और जब कृषि तहस नहस होगी तो आपको मालूम है कि किसान परेशान होगा, किसान की आय कम होगी। तो आय कम होना एक आर्थिक कारण है, आर्थिक फैक्टर है। और जब किसान की आय कम होगी तो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहेगा, वो शहरों में भागेगा। और जब वो पलायन करेगा, जब वो भागेगा, तो पलायन एक सोशल फैक्टर है। और जब वो किसान जो अपना खाना आम भोजन करता है, खुश रहता है, धोती कुर्ता पहनता है, गांव में सिंपल जीवन जीता है और प्राकृतिक चीज़ों के बीच में जीता है, भूजा लैया खाता है, जब वो किसान पलायन करेगा तो उसकी निर्भरता बर्गर और मोमोज पे भी बढ़ेगी। उसको ट्राउज़र्स भी हो सकता है पहनने हो दिल्ली की मेट्रो पकड़ने के लिए। और ऐसी स्थिति में कपड़ा चेंज होगा, खाना चेंज होगा। और जब कपड़ा और खाना चेंज होगा तो संस्कृति चेंज होगी। और संस्कृति अगर बदली और संस्कृति परिवर्तित हुई तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी अपनी पहचान को खो देगा। और आपको मालूम है कि अगर पहचान ही खो गई तो फिर हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे टॉपिक को आप समझ रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में हमको क्या मार झेलनी पड़ सकती है और चाइना से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक मामले में तो हम बहुत लकी हैं क्योंकि जो प्राकृतिक गैस के दाम हैं वो भले विश्व मार्केट में बहुत हों, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक गैस पे भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता काफ़ी कम है, इसलिए सिर्फ 7% प्राकृतिक गैस पर हम निर्भर हैं अपनी पूरी ऊर्जा की खपत में। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके दाम विश्व मार्केट में बढ़ भी जाते हैं तो उससे हमको कोई समस्या नहीं होने वाली। हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में, इस साल के शुरुआती दिनों में कोयले की कुछ खपत की कमी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने उन तमाम ऐसी जगहों से जहां पर कोयला उतनी ज़रूरत नहीं है कोयले की, हम लोगों ने उसको स्क्वीज़ आउट करके उन थर्मल पावर प्लांट्स में भेजा जहां से हम कोल बिजली उत्पादित करते और हमने इस तरीके से उस सप्लाई चेन को मेंटेन रखा। लेकिन चाइना क्योंकि पूरी दुनिया के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, अगर वहाँ पर उद्योग की हालत ख़राब है, अर्थव्यवस्था खराब है, अगर ऐसी स्थिति में चाइना में प्रोडक्शन कम हो गया तो इसकी महंगाई की मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। और महंगाई की मार तो हम झेल भी लेंगे, लेकिन मानव सभ्यता की मार, उसके अपनी पहचान की मार, सांस्कृतिक विरासत के परिवर्तन की मार, आने वाले नस्लों की मार हम कैसे झेलेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जलवायु परिवर्तन में सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है वो अवेयर कीजिए। और इस बात को सरकार को भी सोचना होगा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आनंद आया होगा। और मैं फिर बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। और मैं समझता हूँ कि सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसलिए मत पढ़िए कि कुछ बनना है, इसलिए पढ़िए कि कुछ बदलना है। और माता पिता का बहुत सम्मान कीजिए और ध्यान रहे परिवार ना टूटने पाए, क्योंकि जिस दिन परिवार टूटेगा उस दिन राष्ट्र टूटेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।